नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उस करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राज्य में सफेद लट की है गंभीर समस्या, करे समय रहते नियंत्रण। हल्दी की खेती वैज्ञानिक ढंग से कर कमाए अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, अपने राज्य के जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिलों सहित अनेक जिलों में सफेद लट कीट का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह लट पूरी की पूरी फसल को चट कर जाती है। कई बार को किसानों को फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाता है। किसान काफी हैरान और परेशान रहते हैं और किसानों को समझ नहीं आता कि अब क्या करे और क्या नहीं। तो किसान भाइयों, आपकी इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इस कीट को पहचान कर नियंत्रण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं। तो किस प्रकार से करें सफेद लट का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है और शुष्क क्षेत्रों में तो यह पूरी की पूरी फसल को ही चौपट कर देती है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय यह भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और यह द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था में यह लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो यह लट बहुभक्षी है, परंतु यह मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा और मक्का फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में यह मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचलकर नष्ट कर देती है। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। राजस्थान में मूंगफली की फसल में इस कीट से 50 से 100% तक का नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए समन्वित कीट प्रबंधन को सामूहिक रूप से अपनाने की आवश्यकता होती है। समन्वित प्रबंधन उपाय। कहा जाता है कि उपचार से रोकथाम भला। जी हाँ, यह आवश्यक है कि समय रहते इस कीट का नियंत्रण किया जाए। इसके लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब पौध शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुंचे तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीट या चादर बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश से रात को करीब 8 से 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर पौध नीचे गिराए और उन्हें एक एक करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालकर मारे या जला दे। ये क्रिया 4 से 5 दिन तक सामूहिक रूप से करें। इसके अलावा जिन पेड़ों पर पौध भृंग बसेरा कर रहे हों, वहां नीचे घास या कचरा इकट्ठा करके जला दे, जिसे पौध भृंग नीचे गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दे। यदि खेत में पेड़ों की संख्या अधिक हो तो वर्षा के पहले पेड़ों के ऊपर से नीचे की ओर अच्छी छटाई करें। केवल 1-2 पेड़ छोड़ दे, जिससे उस पर भारी संख्या में पौध पहुंचे और कीट नियंत्रण आसानी से किया जा सके। इस कीट के पौध भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से पौधों की प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना होती है। बाद में उन्हें नष्ट कर दें।
इसके अलावा भृंगों के नियंत्रण के लिए दिन के समय 0.2% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पोषक पेड़ों पर करें। कीट के भृंग नियंत्रण के समय यह ध्यान रहे कि किसानों का यह प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा। इस लट के प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, जिससे कि इस कीट की प्यूपा और सुंडियां बाहर आ जाती है और उन्हें पक्षी खा जाते हैं। हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद खेतों में डालें, क्योंकि इनके भृंग ऐसे जगहों पर अंडे देती हैं। मूंगफली वाले क्षेत्रों में जहां पर सफेद लट की समस्या अधिक हो, तो वहां 1-2 साल तक ग्वार, अरहर, तिल और लोबिया उगाएं, क्योंकि इन पर सफेद लट का असर कम होता है। गन्ने की जड़ें गहरी होती है, इसलिए उस पर भी प्रकोप कम होता है। फसल की बुआई के समय मूंगफली के बीजों को इमिडोक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना उपयोगी पाया गया है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए उपायों को अच्छी तरह से अपनाते हैं, तो न केवल आप सफेद लट का नियंत्रण कर पाएंगे, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार भी ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का इस्तेमाल मसाले में ही किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों के साथ साथ इसका आयुर्वेदिक इस्तेमाल भी होता है। किसान इसकी खेती करके न केवल अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि हल्दी के उत्पाद पर आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए हल्दी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मीणा से। किसान भाइयों, अभी ये सीजन है हल्दी का, उपयुक्त समय है, लंबे समय तक चलने वाली फसल होती है। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़, जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। तो सबसे पहले हम इसकी खेत की तैयारी कैसे करते? खेत की तैयारी के लिए पहले हम हमारे खेत को डिस्क हैरो से गहरी जुताई करनी चाहिए। डिस्क हैरो से जुताई करने के बाद एक बार रोटावेटर चला के, जो क्योंकि उसमें खरपतवार है या ढेले हैं सब एक लेवल में आ जाएंगे, उसके बाद पाटा चला के खेत को समतल कर लेंगे। और यदि हल्दी के प्रभेद के बारे में देखें तो रिकमेंडेड की गई हैं, उसमें है राजेंद्र सोनिया है एक, और एक राजेंद्र सोनाली, 2 बहुत ही अच्छी किस्म हैं जो यहाँ अच्छा उत्पादन देती हैं। और दोनों का जो समय देखें तो दोनों समय पे पकने वाली हैं, समय पे इनकी गांठ बन जाती है। 190 से 210 दिन में दोनों तैयार हो जाती हैं। 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका नॉर्मल कंडीशन में सामान्य उसमें उत्पादन हो जाता है। हल्दी का रोपण प्रकंद से होता है, जिसमें 20 से 25 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर लगता है। प्रत्येक प्रकंद में कम से कम 2-3 आंखें होनी चाहिए। कड़े, सड़े, सूखे और अन्य रोग से ग्रसित प्रकंदों को छांटकर अलग कर दें। ध्यान रखें कि एक वजन आकार के कंद एक कतार में लगाएं, अन्यथा छोटा बड़ा प्रकंद लगाने पर पौधे की बढ़वार समान नहीं हो पाती है। और जब लगाते हैं हम लाइन में मेड के ऊपर, तो पहले उसको शकर्स को उपचारित कर लेते हैं। बावेस्टिन का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से उस गांठ को 5 मिनट के लिए डुबो के उसमें रखते हैं, और फिर निकाल के और जितनी गांठ है सबको उस दवा से, बावेस्टिन से, क्योंकि जब लगाते हैं तो एक फंगस आ जाती है और जिससे हमारा शक्कर सड़ने की संभावना रहती है, तो बावेस्टिन से वो सड़ेगा नहीं और हमारा जो शकर्स का तो तना निकलेगा एकदम स्वस्थ और हेल्दी होगा, जिससे हल्दी का उत्पादन अच्छा होगा। मैदानी क्षेत्र में मिर्च और अन्य फसलों के साथ मुख्यतया सब्जी वाली फसलों में इसे मिश्रित फसल के रूप में लगाया जाता है। इसे अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल के साथ भी लगाया जा सकता है।
अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे आम, कटहल, अमरूद, चीकू जैसे बगीचों में भी लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी क्योंकि वो शक्कर से लगाई जाती है, तो उसमें हम हल्दी जब लगाएंगे तो रिज मेकर से लाइन बना लेंगे, क्योंकि ये मेड पर लगाएंगे तो जब भी बारिश आएगी तो जो हल्दी का हमारा गांठ है वो गलेगा नहीं, तो रिज मेकर की सहायता से हम लाइन बना लेंगे। लाइन से लाइन की दूरी इसमें रखनी है 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए, क्योंकि हल्दी थोड़ा फैलने वाला है और उसकी शक्कर से वो काफ़ी जब उसको स्पेस मिलेगा, इसलिए 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इसका ये लगाने का है। और प्रति हेक्टेयर देखें तो हम जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जो देसी गोबर है वो पूर्णतः सड़ा होना चाहिए, तो 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देसी सड़ा हुआ गोबर का उपयोग करेंगे। उसके बाद यदि नाइट्रोजन के हम देखते हैं तो क्योंकि फर्स्ट जब लगाते हैं तो डीएपी का हम उपयोग करते हैं, तो इसमें 60 केजी फास्फोरस की ज़रूरत होती है, 80 केजी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, 40 केजी पोटाश की ज़रूरत होती है। इसके साथ क्योंकि ये कंद वाली है तो पोटाश की मात्रा हम एक बाद में लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि जब मिट्टी चढ़ाते हैं हल्दी पे दिसंबर के एंड में, तो मिट्टी चढ़ाते समय उस टाइम भी हम पोटाश का एक एप्लीकेशन दे देंगे, तो जो हमारी गांठ है वो अच्छी स्वच्छ बनेगी। हल्दी की फसल को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि गर्मी में इसकी बुआई की जाती है तो मॉनसून आने से पहले इसकी सिंचाई करना जरूरी है। इस दौरान कम से कम 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिंचाई के बाद पानी खेत में एक जगह एकत्रित ना हो, इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के तुरंत बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रकंदों को हरे पत्तों से ढक दें। बुआई के 40 और 90 दिन बाद घास पात निकालने और उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा हरे पत्तों से झपनी करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग रेपसीड मस्टर्ड के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले सप्ताह के दौरान हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 41.0 सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27.0 से 29.0 सेंटीग्रेड होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान 15 से 26.0 किमी प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं भी चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 37 से 45% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 11 से 22% के बीच रहने की संभावना है। इसलिए किसान भाई सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बगीचों में लगाए गए नए पौधों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए पौधों के चारों तरफ बोरी घास का रक्षा कवच बनाएं तथा उसमें हवा के निकास की समुचित व्यवस्था भी बनाएं। अगले सप्ताह के दौरान हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। जायद मूंग की फसल में दाना बनाते समय हल्की सिंचाई करें। नींबू के डाईबैक से ग्रसित टहनियों को काटे और कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाएं। पौधों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। टमाटर में फल छेदक के नियंत्रण के लिए
न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस NPV 250 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव फूल आने के समय करें और दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद करें। वहीं जानवरों को दिन के समय छाया में बांधें। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार ताजा पानी पिलाएं। पशुओं के लिए संपूर्ण पोषण के लिए प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज लवण अवश्य दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है कालीबंगा जिला हनुमानगढ़ के कृषक मनोज सिंह ने। ये कीड़ा जड़ी मशरूम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरा नाम निशान गास्टा है। मैं सोलन का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीटेक AP गोल्ड यूनिवर्सिटी शिमला से करी है और अपनी पॉलिटेक रियाद बाहरा से करी है। मुझे बचपन में मशरूम लगाने का काफ़ी शौक़ था। मेरे घर में मेरे नाना जी मशरूम लगाया करते थे। उन्होंने बटन मशरूम्स और ऑयस्टर्स लगाए हुए थे। उस समय से मुझे काफ़ी शौक़ था, लेकिन 2018 में मुझे पता लगा कि एक इस तरीके का मशरूम भी इंडिया में आ चुका है, जैसे कीड़ा जड़ी है। ये अपना कॉर्डिसेप है। ये काफ़ी यूज़फुल है बॉडी के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। ये हम सब्जी की तरह खा नहीं सकते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में मेडिसिनल मशरूम की मांग बढ़ी है और इसे उगाने वालों को अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। इसी लाभ को देखते हुए इस युवा किसान ने IT इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी छोड़ अपना व्यवसाय औषधि मशरूम कोर्डिसिप, जो लाख रुपए किलो बिकती है, के उत्पादन को चुना और इसमें सफलता भी हासिल की। तो पहले जानते हैं कि वो मशरूम की कौन कौन सी प्रजातियां उगाते हैं और उसके महत्व के बारे में। इंडिया में 2 तरीके की कॉर्डिसेप्स है। एक कॉर्डिसेप्स सिनेसिस जो हिमालयाज में होती है, और एक कॉर्डिसेप मिलिट्रीज जो कि हमने लैब में लगा सकते हैं। वैसे कॉर्डिसेप 400 तरीके की है, जो कि इस समय सिर्फ ज़्यादातर चाइना में ही है। इंडिया में सिर्फ 2 ही तरीके की है और इसको मेडिसिन में काफ़ी अच्छा, कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी के बाद जितना भी अपनी बॉडी में लॉस कर चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए कॉर्डिसेप बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी अपना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण इलाज है, और इससे बाकी आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। कॉर्डिसेप सिनेसिस की कॉस्ट तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो हिमालयाज में मिलता है। उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमने एक फार्मूला से साइंटिस्ट ने ये तैयार किया है अपना, जिससे हम लैब में वो फंगस तैयार कर सकते हैं जो कि उस कीड़े के अंदर होता है, जिससे उसकी मौत होती है। मैंने पूरा नेट पे अच्छे से सर्च करके ये पता किया कि ये इसकी मशीनरी मुझे कहाँ मिल सकती है। अच्छी से अच्छी मशीनरी मैंने को दिल्ली में पता लगा, तो मैंने दिल्ली से इसकी मशीनरी मंगाई। उसके बाद अपनी लैब सेटअप करी, उसमें काम करना शुरू किया। इसको मैं ब्राउन राइस में स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं इसको व्हीट पे भी लगा रहा हूँ। वैसे ये ब्राउन राइस में लगता है, अब मैंने इसको व्हीट में भी लगाया हुआ है। इसको मैंने वेज मेथड से भी लगाया है, नॉन वेज मेथड से भी लगाया है। वेज मेथड में मैंने मेडिसिन यूज़ करी है। B12 की जगह मैंने न्यूरोबाइन यूज़ किया है, और मैंने नॉन वेज मेथड में एग्स यूज़ किए हैं। यूं तो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया सोलन में कई तरह की मशरूम उगाई जाती हैं, लेकिन कोर्डिसिप का उत्पादन कर निशांत मशरूम बॉय के नाम से मशहूर हो चुके हैं। निशांत ने बताया कि उनके माता पिता ने बहुत साथ दिया, जिसमें कोर्डिसिप की सफलतापूर्वक खेती की गई। तो ये सफलता कैसे मिली और इनके मशरूम उगाने की तकनीक क्या है, जानते हैं खुद इन्हीं से। इस प्रोसेस का जो मेन है वो मशीनरी है, ऑटोक्लेव और लैमिनार। हमें वो यूज़ करना है क्योंकि हमें एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। हमें डब्बे के अंदर राइस डालकर इसमें स्पॉन डालना है, और जो प्रोसेस 60 डेज़ की है वो हमें पूरी फॉलो करनी है। लेकिन हमें जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा क्रिएट करना पड़ेगा जैसा ग्लेशियर में होता है। 21 डिग्री टेम्परेचर, उससे नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपकी ह्यूमिडिटी 75 तक होनी चाहिए। हमें ये आर्टिफिशियली तैयार करना है, और इस प्रोसेस में वही मशीनरी यूज़ होंगी जो कि आर्टिफिशियली ऐसा माहौल क्रिएट करे। जैसे ह्यूमिडिफायर हो गया आपका,
लैमिनार हो गया, एसी हो गया। एसी से हमें 21 डिग्री टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर 21 ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। हमें टिश्यू कल्चर बनाने के बाद जब स्पॉन बनाएंगे तो हमें सबस्ट्रेट, राइस सबस्ट्रेट लेंगे हम, ब्राउन राइस में हम इसमें स्पॉन डालेंगे। उसके बाद इसको 10 डेज तक हम डार्क में रखेंगे। 10 डेज में डार्क में रखने के बाद इस पर माइसीलियम आ जाएगा, आपके सारे डब्बे वाइट हो जाएंगे। जब वो डब्बे सारे वाइट हो जाएं उसके बाद उसे डायरेक्ट लाइट में एक्सपोज करने पे वो येलो कलर का होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो येलो कलर के स्टार्ट हो गए हैं, आपकी कंडेमिनेशन क्रॉप में नहीं है, तो 5 डेज के बाद आपके इसमें पिन हेड्स आने स्टार्ट होंगे, जो कि बाद में क्रॉप बनेंगे। वो धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। आफ्टर 60 डेज जो आपका सबस्ट्रेट होगा, राइस सबस्ट्रेट होगा, वो खुद ही आपके डब्बे को छोड़ देगा, मतलब वो खुद बाहर निकल जाएगा क्रॉप के साथ। उस समय आपकी क्रॉप हार्वेस्ट होने को तैयार है। अब मेरी क्रॉप तैयार हो चुकी है। मैंने इसे प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था। वैसे मैं इसे कांच के ग्लास बॉक्स में भी लगा सकता था, लेकिन उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था। और अब मेरी क्रॉप रेडी हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में वैसे इसकी कॉस्ट अगर जो हम नेट पे देखेंगे तो लाख, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ लोग 3.5 लाख तक भी इसे दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये मतलब अपना 50 से 1,50,000 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। वो भी इसकी कॉडी शिपिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि लैब में टेस्ट होती है। उसके बाद इसकी डिसाइड होती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इंडिया में इसकी मार्केट अभी थोड़ी कमज़ोर है, धीरे धीरे इसकी मार्केट बनेगी। इस समय इंडिया में इसके काफ़ी ग्रोअर्स बैठे हैं जो इसको उगा रहे हैं। ये मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है और बाकी जो आप स्पॉन लेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट है। स्पॉन एक बार आने के बाद मैं अपनी लैब में फ्रूटनिंग बॉडी से खुद स्पॉन को रेडी कर सकता हूँ, इसको आगे सेल भी कर सकता हूँ, किसी को ज़रूरत है मैं उसको दे भी सकता हूँ। जब मेरे पास स्पॉन रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी लैब में उसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे एक बार सिर्फ स्पॉन पे पैसा खर्चना है, उसके बाद मैं अपने स्पॉन को रन करूँ। ऑन एन एवरेज मेरी लैब 18 किलो की है। अगर मैं हर महीने सिर्फ 2 किलो भी अपनी लैब में मशरूम निकालता हूँ और ये 60,000 रुपये की निकलता है, तो मैं 1,20,000 रुपये आराम से अर्न कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए प्रॉफिट ही है। ये मेरे लिए प्रॉफिट ही है। अगर मैं इसको 1,20,000 में भी करूँ, मैं साल में आराम से 6-7 लाख रुपए का इसमें बिजनेस कर सकता हूँ, 2-2 किलो क्रॉप निकालने पर भी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।